स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल NCERT जिंदाबाद में। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 का जियोग्राफी और उसका 5वां पार्ट है जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, प्रमुख परिमंडल आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। ठीक है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं जैसे भूमि है, जल हुआ या हवा हुई, यहाँ पर सब मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, मतलब पृथ्वी का कैसा भाग, ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, भूमंडल। ठीक है, ये याद करते जाना साथ साथ कि पृथ्वी का ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं, जहाँ हम निवास करते हैं, उसे बोलते हैं भूमंडल। अब फिर बात आती है भाई, अच्छा जी, फिर है गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं, पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं। गैसों की परतें हैं उसे क्या कहा जाता है, वायुमंडल। जैसे हमारी ये पृथ्वी है तो उसके चारों तरफ गैसों का एक परतें बनी हुई हैं, हर जगह गैसें हैं। ठीक है, तो ये जो गैसों वाला ये सिस्टम है इतना, ठीक है, चारों तरफ का, इसे हम बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जहाँ ऑक्सीजन, मतलब उन्हीं गैसों में क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी गैसें भी पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वहाँ पे जल पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जलमंडल। कहने का तात्पर्य देखो इतना है, भूमिश ज़मीन, वायुमिश हवा और जलमिश पानी। तो आप सिंपल वे में अगर समझ सको तो कहना पृथ्वी का वह ठोस भाग जहाँ पर हम रहते हैं, क्योंकि हम रह कहाँ सकते हैं, ज़मीन पर रह सकते हैं, तो उसे भूमंडल कहेंगे। ठीक है, और पृथ्वी के चारों ओर गैसों की बनी हुई वो परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घिरी हुई हैं, उन्हें वायुमंडल बोला जाता है। अब ऐसी बात आ रहा है जलमंडल पर, तो सिंपल सी बात है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर अगर जल पाया जाता है तो उसे जलमंडल बोला जाता है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएँ, मतलब जलमंडल होता है उसमें ऐसा नहीं है सिर्फ जल मतलब लिक्विड ही हो, नहीं नहीं नहीं, उसमें इसकी सारी अवस्थाएं होती हैं। जैसे बर्फ़ भी सम्मिलित होगी, जल भी सम्मिलित होगा और जल वाष्प भी सम्मिलित होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ लिक्विड फॉर्म में हो, नहीं नहीं नहीं, ठोस द्रव गैस तीनों में मिलता है वो। ठीक है, जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है, मतलब उसकी एक सीमा है कि जीव मंडल जो है। अब जीव मंडल क्या है तो इसको मैं आपको बता दूँ। देखो, जैसे भूमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल जिस जगह पर पाए जाते हैं वो पूरा मंडल जीव मंडल कहलाता है। ओके, अब देखो, जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। ठीक है, वही बात है कि मतलब जहाँ पे ये तीनों मंडल एक साथ मिल जाएं वहाँ पे जीव मंडल हो जाता है। जीव मंडल हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जीवन हो जाता है, इसलिए वो जीव मंडल है जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, अगर आपको घर में बोलने में थोड़ा अच्छा लगेगा, जैसे कभी अगर पत्थर का यूज़ करना हो तुम्हें, पत्थर शब्द का, तो ग्रीक भाषा में आप शब्द का यूज़ कर सकते हैं लिथास। बाष्प बोलना हो तो एटमास बोल सकते हैं, और जल का अगर यूज़ करना हो तो ह्यूडर बोल सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और जीवन का अगर अर्थ करना है अगर ग्रीक भाषा में तो बायोस बोल सकते हो। आज मैंने ह्यूडर का अर्थ कई बार बोला अपने घर में, ठीक है, और बोलना भी चाहिए, जिससे थोड़ा अच्छा भी लगता है और जानकारी बनी रहती है, याद बनी रहती है। तो अब आगे चलते हैं। अब इतना हमने पढ़ लिया कि परिमंडल इतने प्रकार के हैं प्रमुख। ठीक है, जैसे भूमंडल हुआ, जलमंडल हुआ, वायुमंडल हुआ, और इनमें मिलाकर जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहाँ जीवमंडल हो जाता है। ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं कि उनमें से एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, भूमंडल, पृथ्वी के एक ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों, मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। मतलब जो भूपर्पटी होती हैं, ठीक है, उनकी चट्टानें और मिट्टी की जो पतली लेयर बनी होती हैं उनका बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसी में जीवन के लिए जो पोषक तत्व हैं जो हमें पोषण देते हैं वह सारे के सारे तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम जीवित रह सकते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। अब पृथ्वी को नहीं बोलोगे आप, पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को क्या बोलेंगे, महाद्वीप। ठीक है, और बड़े जलाशयों को क्या बोलेंगे, महासागरीय बेसिन। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब पृथ्वी की अगर सतह है उसको आप 2 भागों में बांट सकते हैं, सतह को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक बड़ा भूभाग, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, महाद्वीप, और एक बड़ा जलाशय,
उसे क्या बोलेंगे, महासागरीय बेसिन। क्लियर है। अब देखो विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, सबको पता है भाई। जैसे चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? ये हम नहीं कह सकते कि सारे स्थलीय भूभाग एक दूसरे से जुड़े होंगे, ठीक है, लेकिन महासागर जितने भी हैं वो एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। समुद्रीय जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, ये याद रखना आप। मतलब समुद्र जल का जो तल होता है वो सभी जगह समान होगा, और स्थल की ऊंचाई जब भी कभी नापी जाएगी तो समुद्र के तल से ही नापी जाएगी, ठीक है। और उसे शून्य माना जाता है समुद्र के तल को, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ऊपर बढ़ती चली जाती है गिनती, ठीक है। अब देखो ये आ गया चित्र आपका इस टाइप से। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो अब गौर करना ज़रा, मैं रोटेट कर लूँ मोबाइल को, तो 1 मिनट, देख पा रहे हैं दोस्तों। देखो अब अगर हम महासागरों की बात करें तो ये एक प्रशांत महासागर हुआ, अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, कितने हो गए 5, ठीक है। अब अगर आप गौर करेंगे, देखो ये यहाँ से ऐसे मिला है, ये यहाँ से ऐसे मिला है, ये इधर से, ये यहाँ नहीं है, ठीक है, चलो मान के चलते हैं यहाँ नहीं है, लेकिन ये यहाँ तक तो मिला है। अब ये यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ मिला है, यहाँ से आके ये ऐसे मिला है। इसका मतलब आप कह सकते हो महासागर जितने भी सारे एक दूसरे से अटैच हैं। लेकिन अगर यहीं पे बात आ जाए कि भाई स्थल भाग, क्या स्थल भाग सारे जितने भी स्थल भाग हैं एक दूसरे से अटैच हैं क्या? तो अगर आप गौर करेंगे तो देखो, एक ये है अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका, ये सारी चीज़ें महाद्वीप हैं। एक महाद्वीप ये हुआ, ये तो इससे खैर अटैच है, चलो तो इसे हम पूरे को एक ले लेते हैं, इतने को। लेकिन इसमें अगर आप गौर करेंगे ज़्यादा हो गया, देखो देखो ये चीज़ तो आप ले सकते हो इसके साथ, इतना ये एक ले सकते हो आप, ठीक है, लेकिन इसको आप अलग कहोगे, देखो ये अलग है। तो हम सिंपल वे में अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं महासागर जितने भी हैं वो तो एक दूसरे से अटैच हैं, ठीक है, लेकिन स्थल जो भूभाग हैं वो एक दूसरे से अटैच नहीं हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। जो डेटा होता है फैक्चुअल डेटा, उसको याद करना थोड़ा सही रहता है, बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। देखो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, कभी भी अगर कोई पूछे विश्व का सबसे ऊंची चोटी या शिखर कौन है, तो देखो शिखर जो होता है जो बहुत ऊपरी पॉइंट होता है उसको बोला जाता है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। कभी भी शिखर के बारे में पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, तो वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से 8,848 मीटर है, ठीक है। ये हमको याद रखना है, फैक्चुअल डेटा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है। और अगर कभी ये पूछे कि विश्व का सबसे गहरा भाग, ठीक है, कौन सा है, और वो भी प्रशांत महासागर का, तो देखो विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है, या तो ऐसे कह लो या फिर ऐसे कह लो कि विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है। तो ये बन जाएगा कि विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है, जो कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। क्लियर। जिसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। समझ में आया, मतलब वो ऊंचा था 8,848 मीटर, लेकिन ये 11,022 मीटर नीचा है, मतलब गहरा है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? सोच के देखो, मतलब ऊपर तो सिर्फ 8,848 है, लेकिन अगर गहरा देखा जाए मतलब समुद्र के अंदर, तो देखो गहराई कितनी है भाई, 11,022 मीटर। कभी कल्पना की है? हमने तो नहीं करी भाई, ठीक है, लेकिन करते हैं तो अकेले में करते हैं, आपको कैसे पता की कि नहीं की, ठीक है ना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। महाद्वीप। अब यहाँ तक हमने बात कर ली भूमंडल की, और भूमंडल के अंतर्गत ही आते हैं टॉपिक, जैसे एक महाद्वीप हुआ, ठीक है। तो पहले महाद्वीप समझ लो कौन कौन से हैं, ठीक है, और कहाँ पर उनका स्थान है। तो देखो ये हुआ दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अगर बाँटें तो ऐसे कर सकते हैं हम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो देखो उत्तरी गोलार्ध में एशिया जो है वो बहुत बड़ा भाग है। ऐसे ही इन सारे जितने भी महाद्वीप हैं, इन सारा सबकी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, वो हम सारी पढ़ेंगे। बस अभी आप इतने समझ लो कौन सी चीज़ कहाँ पर है,
जो कि समझने में आसानी हो जाए। अब देखो ये हो कितने गए थे, 7, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 ही हुए, 7 हो गए ना। अब देखो 7 ये हैं तो महासागर कितने थे, 5। कैसे थे, 1 2 3 4 5 6। सर आपने तो 6 कर दिए। अरे बच्चों ये देखो ना, ये भी प्रशांत, ये भी प्रशांत, चीज़ तो एक ही है, बस ये गोल है ना हमारी पृथ्वी, तो इस टाइप से है। ओके, अब ये क्लियर हो गया ना। यहाँ पे इतनी चीज़ें, तो हमारे महासागर कितने, 5 और महाद्वीप कितने, 7। अब बढ़ते हैं हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो कि अब क्या है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा सारी चीज़, क्योंकि अगर थोड़ा स्थिति पता पड़ जाए किसी भी चीज़ की तो ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में। अब देखो महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, वो तो अभी आपने देख ही लिया। एक जो विस्तृत जलराशि, फैली हुई जलराशि जो होती है, उसके द्वारा एक दूसरे से अलग हैं ये महाद्वीप हैं। अब मैंने आपको नाम तो बता ही दिया था वैसे भी, लेकिन फिर बता रहा हूँ, इन्होंने दिया है। तो एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सारे महाद्वीप हैं। जैसा कि हमने विश्व के मानचित्र में अभी देखा भी था। अब स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया एशिया। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन बनेगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो आंसर होगा एशिया। क्लियर। अब यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। अब देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तुरंत तुरंत आपको याद करना है। एक, भूभाग में है ऐसी चीज़ जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है, ऐसा ही जलमंडल में भी है एक चीज़ जो पूरे पृथ्वी का जो कुल वो है, पानी का जो सतह है, मतलब पानी जो जलमंडल है पूरा, उसका मतलब 3 गुना वो भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगा उसका आंसर मैं तभी बताऊंगा, तब दोनों को रिलेट करूंगा, ठीक है ना, वरना थोड़ा हिंट मिल जाएगी आपको और उसमें फिर डीपली जाना पड़ेगा मुझे, जिसकी वजह से ये टॉपिक ये समझ लो एक प्रकार से पूरा डाइवर्ट हो जाएगा, जो मैं नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी बस आप ये समझ लो, इस चीज़ को बाद में रिलेट कर पाऊँगा, इसलिए आपको बोल रहा हूँ अभी से, ध्यान रखना। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ओके, अब देखो हमने कैसे बताया था आपको, ये था वो यहीं तो था। अब आप अगर इसको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध कहोगे तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। अगर आप इसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कहोगे तो ये उत्तरी गोलार्ध में। तो दोनों बात सही है, उत्तरी गोलार्ध में भी और पूर्वी गोलार्ध में भी है। क्लियर। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब ये समझ लो कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, मतलब जो हमारी विषुवत रेखा है इस टाइप की, जो हमने आपको बताया था, हमारी जो विषुवत रेखा थी ऐसे उसके ऊपर से जो जाती है 23.5 डिग्री ऊपर, उसी को बोलते हैं कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा जो है वो एशिया से होकर जाती है इस टाइप से, ये समझ के चलना आप। ओके, अब देखो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई मान लो पश्चिम है, मतलब पश्चिम का मतलब समझ ही रहे होगे, मैंने दिशा आपको पहले से पढ़ा रखी है वैसे किस टाइप से करते हैं। ओके, तो देखो जैसे मान के चलो ये है कोई यूरोप महाद्वीप जो मैंने भी आपको बताया था, तो ये पश्चिम में हो गया, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं है, लेकिन पश्चिम में से हमें बनाना है तो एशिया को हमें इस साइड लेके आना पड़ेगा इस टाइप से। तो अब ये अगर इन दोनों को दूर अगर कोई करता होगा, जैसे समझ के चलो पहाड़ बना लेते हैं हरे रंग का, तो यहाँ पे एक पहाड़ है जो एशिया को अलग करता है और पूरा इसको यूरोप को अलग करता है, तो इस पहाड़ का नाम है यूराल। ये हमको याद रखना है, जो कि क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि अगर एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अगर कोई अलग करता है तो वह पर्वत कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत है। इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया बोला जाता है। मतलब कोई ऐसा भाग जो यूरोप में भी हो और एशिया में भी हो तो उसे यूरेशिया भूभाग बोल दिया जाता है, या फिर हम पूरे दोनों को बोलें तो भी हम बोल सकते हैं, यानी यूरोप प्लस एशिया को यूरेशिया बोला जाता है। अब बात आती है यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अभी क्लियर किया पश्चिम में कैसे है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक जो वृत्त था मैंने आपको बताया था, वो इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है, मतलब
अगर ये महाद्वीप है इस टाइप से तो एक तरफ यहाँ, एक तरफ यहाँ, एक तरफ यहाँ, क्योंकि यहाँ से तो वो एशिया महाद्वीप ही स्टार्ट है, तो यानी यहाँ पे भी जल है, यहाँ पे भी जल है, यहाँ पे भी जल है। ठीक है। और इसकी वजह से मैं आपको एक वीडियो बनाऊँगा मानचित्र वाली, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं किस टाइप से हैं। और इसके बाद फिर एक आने वाला है जो मंडल हैं उसमें, तो उसमें तो बिल्कुल डिफाइन किया गया है क्या महाद्वीप है क्या नहीं है, उसमें बहुत अच्छा चैप्टर होगा वो। तो ये हमारा फैक्चुअल डेटा वाला है, वो डेफिनेशन वाला चैप्टर है, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। ओके। अब अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का, पहले ये वाला हो गया कि नहीं, हाँ, आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है या 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, अब हम इसकी स्थिति का पता लगाइए। इन्हें क्या पता, हम लोग तो पहले स्थिति का पता लगा चुके हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, मतलब जो अफ्रीका महाद्वीप है सबसे पहला, मतलब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था, एशिया। अगर कोई ये पूछे एशिया से दूसरे नंबर पर, मतलब अगर एशिया पहला नंबर है तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है विश्व का, तो वो है अफ्रीका। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अगर कोई आपसे ये पूछे ना कि कर्क, मकर और विषुवत रेखा तीनों ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर गुजरती हैं, तो भी अफ्रीका ही है। ठीक है। या फिर कोई ये पूछे कि विषुवत वृत्त कहाँ से होकर किस महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरती है, तो भी अफ्रीका ही है। क्लियर। अब अफ्रीका बहुत बड़ा भाग है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मैंने आपको तभी बताया था उत्तरी गोलार्ध में था। अब 5.1 को देखिए, अब पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, देखो बोला भी मैंने, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखा यहाँ से गुजरती हैं। और अगर बात करें हम सहारा का रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान जो कि विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है, ये ध्यान रखना, मगर ये क्वेश्चन बनेगा अलग से, ये थोड़ा डिफरेंट मतलब दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सहारा का जो रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। मतलब ये भी कहाँ मिला भाई, लो ये भी अफ्रीका में मिला आके। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों, महासागरों, मतलब समुद्रों और महासागरों से घिरा है चारों तरफ से। अब जो ऊपर वाला था अभी यूरोप जो हम पढ़ रहे थे वो 3 तरफ से था, लेकिन ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए और इसका पता लगाइए। ठीक है। और आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। फिर एक अलग से दे दिया क्वेश्चन कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है। अभी अगर पूछे सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, मतलब थोड़ी देर बाद बताऊंगा, आने वाला है, ये समझ के चलो। एक साथ एक्स्ट्रा ज़्यादा सही नहीं रहता है, नहीं तो टॉपिक से भटकते हैं। ठीक, टॉपिक के साथ चलो, अच्छे से चलो। अब सबसे लंबी नदी कौन सी हुई, नील नदी, जो कहाँ से गुजरती है, अफ्रीका से। अब अफ्रीका मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, मतलब सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है, ओके, जिसे पनामा स्थल संधि बोलते हैं। अब 2 वर्ड आएंगे आपके आगे, स्थल संधि और जल संधि। तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर क्लियर कर सकता हूँ, बट लेकिन यहाँ पे स्थल संधि है तो पहले स्थल संधि क्लियर कर देते हैं। कोई भी बड़े 2 स्थलों को जोड़ना, मतलब जिस जगह जोड़ रहे हैं उसी को हम बोलते हैं स्थल संधि। अब ऐसे मान लो अगर ये पानी है इधर और इधर पानी है, तो पानी यानी जल तो यहाँ जोड़ रहा है तो ये जल संधि है। लेकिन ये जो भाग होगा ये पानी का होगा, पानी को जोड़ रहा है तो पानी वाला भाग होगा, स्थल को जोड़ रहा है तो स्थल वाला भाग होगा। वो पॉइंट जहाँ पे वो दोनों मिल रहे हैं तो वो संधि हो रही है, तो स्थल संधि है और जल संधि है। ठीक है, दोनों की तरफ याद रखेंगे। अब अगर पूरा डिफाइन करें तो ये देखो इस तरह से, पहले बोला कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा वाला, उत्तर अमेरिका। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो क्यों नहीं बता सकते हैं भाई, यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। तो देखो कौन कौन से महासागरों से, अरे भाई यहाँ पे दिया नहीं है वरना दिखाते आपको, है ना। खैर छोड़ो, देखो ये देखो जल संधि क्या थी, जल संधि ये है, ये पानी इधर, ये पानी इधर, ये दोनों पानी यहाँ पे देखो जुड़ रहा है ना यहाँ पे, तो ये हो गया, नहीं ये जल संधि कहाँ है, ये तो स्थल संधि है। तो देखो स्थल दिख रहा है हमें, अगर गौर करेंगे हम तो यहाँ पे जल नहीं है, स्थल है। देखो आधा स्थल इसका, आधा स्थल स्थल, तो यहाँ पे स्थल स्थल है इसलिए स्थल संधि। अगर जल संधि देखें हम तो देखो उत्तर अमेरिका जो है और दक्षिण अमेरिका ये दोनों स्थल भाग हैं, और ये जिस पॉइंट पे जाकर मिल रहे हैं तो वो स्थल संधि होगी। ऐसे ही अगर हम जल संधि की बात करें तो गौर करोगे आप, देखो ये अपने भारत और श्रीलंका के बीच देखो, यहाँ देखो यहाँ कोई स्थल भाग है क्या,
यहाँ जब भी मिलता है ये जल मिल रहा है, मतलब इतना बड़ा महासागर, इधर ये इधर और इधर भी ये, इधर 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 इस टाइप से इतना, लेकिन ये मिल कितने से रहा है, सिर्फ इतना रास्ता है ये पानी, लेकिन है पानी का, तो इसलिए ये हुआ जल संधि। क्लियर है। अब इस जल संधि का नाम क्या है कि नहीं, तो इस जल संधि का नाम भी एक अलग से दिया गया है, जिसका नाम क्या है वो आप खुद सर्च मारेंगे, ये हमने आपके लिए एक होमवर्क दे रखा, आप ये समझ के चलो। अगर डेफिनेशन की बात हो तो जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि, मतलब एक संकरा का मतलब आप ये समझ लीजिए कि पतला सा भाग होता है जो बहुत बड़े भाग में यानी जल राशि जो भाग होते हैं उनको मिलाता है, जैसे समुद्रों और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ दे, वही जल संधि है, एक प्रकार से आप ये समझ लो। और स्थल संधि, स्थल संधि स्थल का संकरा भाग होता है, जैसे वो जल का संकरा भाग होता है, ये स्थल का संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ओके, अब बढ़ते हैं। कहा जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है, जो कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था कौन कौन से महासागर थे, 3। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर स्थित हैं, ऊपर दिखाया था आपको, अब ये करना है आपको। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है एंडीज़ पर्वत श्रृंखला। एक क्वेश्चन ये अलग से दे दिया एक्स्ट्रा जो हमको याद करना है। तो विश्व का अगर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो एंडीज़ पर्वत श्रृंखला, जो कि इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, किसमें, उत्तर अमेरिका में। क्लियर। चित्र दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी यानी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है, और वो वहीं बहती है कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में। तो पर्वत श्रृंखला कहाँ थी, वो भी दक्षिण अमेरिका में। और सबसे बड़ी अगर नदी पूछी जाए तो वो भी दक्षिण अमेरिका में, जिसका नाम क्या है, अमेजन, जो वहीं पे बहती है। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे बड़ा था एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अभी दक्षिणी अमेरिका जो हमने देखा था उसका क्या मतलब था, वो उसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में था, बट ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। ज़्यादातर सारे के महाद्वीप जो भी हैं दो तरफ से हैं, कोई 3 तरफ से, कोई चारों तरफ से, मतलब लेकिन घिरे ज़रूर हैं समुद्र या महासागरों से। ठीक है, तो द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है किन्हें, जो चारों तरफ से महासागरों या समुद्रों से घिरा होता है। क्लियर। लेकिन द्वीपीय महाद्वीप किसे बोलते हैं, केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया को। ओके। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये भी दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिण ध्रुव, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अंटार्कटिका, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। इसकी स्थिति कहाँ पर है, पोजीशन है इसकी दक्षिणी गोलार्ध में। अब एक एक्स्ट्रा इसमें दिया गया है कि महाद्वीप के मध्य में स्थित है क्या चीज़, जो दक्षिणी ध्रुव है ना, मैंने आपको ध्रुवों के बारे में जानकारी दी थी, जो एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो जो दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिका के बिल्कुल बीच में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। क्यों ढका रहता है, इसका आंसर आप खुद जानते हैं, जो मैंने आपको पढ़ा रखा पहले से ही। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं, भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं, जिनके नाम हैं, एक का नाम मैत्री है और एक है दक्षिण गंगोत्री। अब निवास क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ध्रुवों का हाल क्या होता है। एक प्रकार से वो समझ लो कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो एक या तो जमकर मर जाएंगे या जलकर मर जाएंगे, वो सिस्टम यहाँ पर होता है। क्योंकि 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, वो भी जो लाइट होती है वो ज़्यादा तीव्रता की नहीं होती है, जिसके कारण बर्फ़ जो है पिघल नहीं पाती है। ठीक है, तो बर्फ़ में कोई नहीं रह सकता ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा, इसलिए वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है रहने को, और ना ही वहाँ पर जीवन है, मतलब मानव निवास नहीं कर सकते। जीवन तो आप कह सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी वनस्पतियाँ भी हैं, जानवर भी हैं, ध्रुवीय भालू भी पाए जाते हैं, लेकिन एक मानव निवास नहीं कर सकता। ओके, मतलब स्थायी निवास नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पर शोध संस्थान है, और जिसमें अपने ये याद रखने आपको, एक मैत्री हुआ, एक दक्षिण गंगोत्री हुआ, ये हमारे भारत के शोध संस्थान हैं। अब आता है भूमंडल हो गया, अब जाती है जलमंडल की बात। जलमंडल क्या है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। पृथ्वी का 71% भाग जो जल है और 29% भाग वो स्थल है। क्लियर है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। जल के सभी रूप से मतलब है ओनली नॉट लिक्विड, इसमें तीनों हैं। ठीक है, जैसे ठोस द्रव गैस जो होते हैं, अब जल की अगर तीनों अवस्था लें तो एक बर्फ़ हो गया, जलवाष्प हो गई,
ठीक है ना। जैसे बर्फ़, जल और जलवाष्प, ये तीनों हो गए। तो ये तीनों अवस्था उसमें सम्मिलित होती हैं जलमंडल में। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल और वायुमंडल के जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। कहने का तात्पर्य बस इतना है, आप ये मत सोचना जलमंडल सिर्फ महासागरों को बोला जाएगा, नहीं। जलमंडल महासागर भी हो सकते हैं और वो समुद्र भी हो सकते हैं जो टोटल बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। वो नदियाँ भी इसी में आती हैं जिसमें पूरी नदियाँ ही बर्फ़ की होती हैं, जिसे हम बोलते हैं हिम नदियाँ। और यहाँ तक कि अगर वायुमंडल में नमी है, वहाँ जलवाष्प है, तो वो भी जलमंडल का ही भाग है। ये समझ के चलना है आपको, ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से भी अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। आप ये समझ के चलना कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का जो भाग है वो 97% से भी अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव को उपयोग में नहीं आ सकता। समझ के चलना। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि अगर इतना पानी है तो हमारी पृथ्वी पर पानी की कमी क्यों हो रही है। तो पानी की कमी नहीं हो रही है, पानी दरअसल उस पानी की कमी हो रही है जिसे हम यूज़ करते हैं। तो जो 97 से भी अधिक पानी है उसका क्या फ़ायदा है जब उसे हम यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो, अब कहने का तात्पर्य यह है, जैसे शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य इस्तेमाल में आता है। मतलब ऐसा जल जिसमें लवण नहीं पाया जाता वही तो हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो तो बहुत कम भाग में है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। ओके, अब आता है महासागर कैसे कहता है। तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, मतलब एक ठहरे हुआ पानी नहीं होता है, ये बहता हुआ होता है। ओके, गतिशील रहता है हमेशा। तरंगें, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं, मतलब ये 3 तरह से गति करता है इसका जल। एक तरंगों के द्वारा, ज्वार भाटा भी आता है, और महासागरीय धारा और महासागर, मतलब ये महासागरीय जल की हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर अगर देखा जाए, मतलब सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। उससे छोटा अटलांटिक, उससे छोटा हिंद, उससे छोटा दक्षिणी, और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। क्लियर। अब आगे, जैसे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, अभी बताया। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। अब इसे रिलेट करना जो मैंने आपको बताया था स्थल वाला, पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग पर कौन सा फैला हुआ था, एशिया। ऐसे ही पृथ्वी के 1/3 भाग पर कौन सा महासागर फैला है, तो आएगा प्रशांत महासागर। अब मैंने इसीलिए आपको यहाँ रिलेट करने के लिए बताया था। यहाँ पे प्रशांत महासागर किस में है, जलमंडल में, और भूमंडल में क्या था, एशिया। ओके, तो आपको याद रखना है दोनों चीज़, ऐसे रिलेट करते रहो। जैसे मैंने अभी बताया सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी, उन दोनों को रिलेट करा है। ऐसे ही यहाँ पे 1/3 भाग स्थल में और 1/3 भाग जलमंडल में, तो इन दोनों को याद करना है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी के सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में ही स्थित है। वो जो मेरियाना गर्त था वहाँ पे क्या बताया था, दक्षिण में स्थित था, लेकिन यहाँ पे मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, जो मतलब इसका आकार जो है वो वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। चित्र अगर 5.1 को देखा जाए तो प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। आप लगा चुके हैं। अटलांटिक महासागर की बात आती है तो देखो, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, मतलब प्रशांत महासागर से जस्ट नीचे अगर कोई है तो है अटलांटिक महासागर। इसका जो आकार है वो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है उसका जो एस अक्षर होता है उसके आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है। क्लियर। और पूर्वी किनारे पर अगर देखा जाए तो यूरोप है और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयी एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। मतलब अगर इसका कहने का तात्पर्य बस इतना है कि अगर सबसे ज़्यादा किसी महासागर पर व्यापार होता है तो वो है हमारा अटलांटिक महासागर। ठीक,
हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, लेकिन वो कौन सा देश है जिसके नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा? तो हम सोच सकते हैं हिंदुस्तान, मतलब हिंद यहाँ से लिया गया है। लेकिन हिंदुस्तान का नाम कैसे पड़ा मैं आपको हिस्ट्री में बता चुका हूँ, इंडस से आया था, ठीक है, वहीं से पूरा हिंदुस्तान तक पूरा नाम आया है। तो वहाँ वो वीडियो जाके देख लीजिए, टॉपिक से भटक जाएंगे नहीं तो अभी आप, ठीक है। अब देखो भारत के नाम पर रखा गया है, यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, इसका जो आकार है वो त्रिभुज का आकार है लगभग। अब ये नहीं बिल्कुल आप पैमाना लेके जाके नापने लग जाओ, नहीं, लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में क्या है? एशिया, पश्चिम में है अफ्रीका और पूरब में है ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है, ये समझ के चलो। जो अंटार्कटिका महाद्वीप था तो वो चारों तरफ से घिरा हुआ था, किससे? दक्षिणी महासागर से। अब बात किसकी चल रही है? दक्षिणी महासागर से। तो जो अंटार्कटिका था उसको चारों तरफ से घेरता है ये दक्षिणी महासागर। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मतलब 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। देखो समझ में आ गई? जो सबसे पहले पढ़ाया था मैंने किस तरह से लिखते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मतलब अक्षांश का मतलब ऊपर होगा या नीचे होगा, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। अब ऊपर है या नीचे है तो दक्षिणी लगा दिया, यानी कि दक्षिण में है। अब दक्षिण में है तो कहाँ पर है? 60 डिग्री पर। तो क्लियर हो गई बिल्कुल स्थिति, ऐसे पता करते हैं। अब देखो अंटार्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। अंटार्कटिक जो महासागर है वो उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। अब जो एक था अभी जो मैंने आपको बताया था वो तो कौन सा था? अंटार्कटिका, ठीक है। वो कहाँ पर था? अंटार्कटिका तो महाद्वीप था जनाब, तुम चलो खैर कोई बात नहीं, बच्चे हो सुधर जाओगे। देखो मैंने भी बताया था दक्षिणी ध्रुव वहीं पे स्थित था, ठीक है, वो था। तो ऐसे ही अंटार्कटिका महासागर जो है वो उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। ये उत्तरी ध्रुव वृत्त है, वो ध्रुव नहीं है, वो उत्तरी ध्रुव वृत्त है, इसमें स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है, जो उत्तर ध्रुव है उसी के चारों ओर फैला है ये वाला महासागर। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, मतलब जलसंधि यहीं पर है, जिसे बेरिंग जलसंधि का नाम दिया जाता है। मतलब कौन सी जलसंधि है? वो बेरिंग जलसंधि। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। यूरेशिया आप समझ गए, यूरोप प्लस एशिया, क्लियर। अब बात आती है वायुमंडल की। तो टाइम वैसे बहुत हो चुका है, तो आज एक पार्ट करते हैं, बाकी बाद में करें तो सही रहेंगे, ठीक है। चलो तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे से हम स्टार्ट करेंगे वायुमंडल। तो जो हमारा भूमंडल और जलमंडल हो चुका है, आप उसको 2 बार कम से कम रिवाइज कर लेना मेरे हिसाब से। अगर आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो नहीं करना पड़ेगा। और कल से स्टार्ट करेंगे हम वायुमंडल, क्लियर। और इसको हम डाल ही देंगे जल्दी, ठीक है, रिकॉर्ड करके। और आप बने रहिए साथ में, हमारे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके कर लेना। और उसमें जितने भी ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप, आईडी जितने भी हैं, उनको आप देख लीजिए, फॉलो कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।